Good morning, everyone. Today we will start our next topic in genetics, chapter 5, Principle of Inheritance and Variations. We had completed till the crosses, monohybrid cross and dihybrid cross. Now we will start chromosomal theory of inheritance. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसको स्टडी करने के लिए हमें जो है मियोसिस आना चाहिए। मियोसिस आप सब लोगों को आता है, 11th में हमने बहुत अच्छे से मियोसिस पढ़ा, ठीक है ना। दूसरा, ये मियोसिस में आपने क्या सीखा है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, है ना। और मेंडल हमें क्या सिखा गया, जीन का इनहेरिटेंस सिखा के गया। मेंडल ने क्या बात बोली थी, मेंडल सेज कि देयर आर सम फैक्टर्स, कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो जिन्हें हम क्या कहते हैं, जीन। और ये फैक्टर्स क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, और यही फैक्टर्स इनहेरिटेंट होते हैं। मतलब ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आ जाते, ठीक है। ये मेंडल ने बताया। अब क्रोमोसोमल थ्योरी के हिसाब से आपने मियोसिस पढ़ा है। मियोसिस में आपने क्या देखा, क्रोमोसोम्स भी ट्रांसफर होते है ना, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन जाते हैं, फिर उसके बाद जो है उनका ट्रांसफर हो जाता है, क्रोमोसोम्स का पढ़ा है हमने मियोसिस के अंदर। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कब प्रपोज की गई, कि मेंडल ये अपनी कहानी कहता रहा लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। क्यों नहीं था उस वक्त सुनने वाला, क्योंकि इसका फोकस किसके ऊपर था, बायोस्टैटिस्टिक के ऊपर, इसका प्रेजेंटेशन उसके ऊपर था। और उस एरा के अंदर, उस टाइम के अंदर डार्विन थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड थी। डार्विन ने क्या थ्योरी दी थी, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सबका फोकस वो थ्योरी ले गई, इसके वर्क पे किसी ने फोकस ही नहीं किया। हालांकि इसने क्या बोला, इसने तो डार्विन से भी बेहतर समझाया कि जीन जो है उनमें चेंजेस की वजह से, रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से, आपने देखे एलील्स में चेंज हुए थे, उनकी वजह से वेरिएशंस आ रही है ना। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन डिफरेंट हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। बट डार्विन ने क्या कहा, वेरिएशंस आती है नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, अडेप्टेशन की वजह से। उसने सिर्फ इतना ही बताया, तो सबने उसको एक्सेप्ट किया। हालांकि डार्विन जानता था कि मेंडल एकदम सही बोला है, लेकिन उसने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया, तो मेंडल अपने काम में सक्सेस नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी हुई। रीडिस्कवरी वाले साइंटिस्ट कौन कौन से थे, एक साइंटिस्ट जब म्यूटेशन प्रपोज हुआ, म्यूटेशन कब प्रपोज हुआ, जब सबको लगा कि हाँ जीन नाम की कोई चीज होती है, ठीक है, जीन नाम की कोई चीज होती है और उसमें चेंज हुआ। तो ह्यूगो डी व्रिज ने म्यूटेशन थ्योरी अप्लाई की, उसने म्यूटेशंस दिए थे। तो तब एक तो ह्यूगो डी व्रिज था इसकी रीडिस्कवरी में, दूसरे थे कार्ल कॉरेंस, और तीसरे साइंटिस्ट थे शेमार्क। यहाँ पे भी आ रहे, ठीक है। ये तीन साइंटिस्ट है जिनको क्रेडिट दिया जाता है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क। इनकी रीडिस्कवरी से मेंडल की सारी थ्योरीज अगेन सामने आई, और देन मेंडल को क्या बोला गया,
फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तब तक वो मर चुका था एंड ही गॉट नोबेल प्राइज ऑल्सो। तो ये रीडिस्कवरी है। अब इन्होंने जीन वगैरह बता दिया, हाँ इन्होंने एग्री कर लिया, पूरी दुनिया को एग्री करवा दिया कि जीन होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं, वो इनहेरिटेंट होते हैं। ठीक है, ये इन्होंने चीज बता दी थी क्योंकि इसने उस वक्त म्यूटेशन जो है वो दे दिया था। फिर दो साइंटिस्ट उस वक्त वर्क कर रहे थे क्रोमोसोम्स के ऊपर, वो थे शटन एंड बोवेरी। शटन एंड बोवेरी वर्क कर रहे थे किसके ऊपर? क्रोमोसोम्स के ऊपर। एंड दे सेज क्रोमोसोम्स आर इनहेरिटेंट मटेरियल। क्रोमोसोम क्या है? इनहेरिटेंट मटेरियल है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो फिर इन्होंने बोला मेंडल ने जीन बताया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या रहते हैं? जीन अरेंज होते हैं और ये कंप्लीट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। दिस इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या समरी है इसकी? कि क्रोमोसोम्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एंड दे डिस्क्राइब, उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया? मियोसिस को। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? कोई नहीं बताएगा मियोसिस में क्या होता है? सी वी हैव सेल जिसके अंदर हमारे सामने ये क्रोमोसोम्स हैं। कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे यहाँ, ठीक है ना? ये आपको क्या नजर आ रहे हैं? क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं। क्लियर है? अभी ये पेयर करने के लिए इसके सामने वाला हम बना देते ये स्मॉल क्रोमोसोम और इसके सामने वाला हम ये बना देते हैं स्मॉल क्रोमोसोम। अब जब इनके अंदर मियोसिस होता है तो बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन होता है, स्प्लिटिंग हो जाती है क्रोमोसोम्स के अंदर। तो आप देखेंगे ये इस तरीके से स्प्लिट हो जाते हैं। ये हो गया, ये वाला इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा, ये हो गया। छोटा वाला भी स्प्लिट कर देते हैं, ये हो गया। इसका स्मॉल भी स्प्लिट कर देते हैं, है ना? स्प्लिटिंग हो गई। और ये क्या करते हैं? अपने होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके साथ पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ पेयरिंग स्टार्ट कर दी। अब देखो, इसको लगा कि मेरा पार्टनर यही है, मैं इसके साथ पेयरिंग करूंगा, तो ये दोनों पेयर बना लेते हैं, ये दोनों पेयर बना लेते हैं। बना लिए पेयर इन्होंने। स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अरेंज हो जाएगी, स्पिंडल फाइबर्स अरेंज हो जाएगी। ये मियोसिस फर्स्ट के अंदर की एनाफेज फर्स्ट आ जाती है। ये फोन गया दिखता है तुम्हारे पास, तभी आज एंट्री ले रहे हो क्लास के अंदर, वरना तुम सब तो इंटेलिजेंट हो बहुत ज्यादा। एनाफेज के अंदर सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका सेपरेशन हो गया और ये इसका सेपरेशन हो गया। अगेन आपके सामने क्या है? 4 सेल्स, ऐसी ऐसी एक और बन जाएगा, ये स्मॉल वाला।
ठीक है, तो आप देखोगे इससे क्या बन गई है, 4 सेल्स बन गई है। क्लियर? ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। क्रोमोसोम ट्रांसफर हुए ना, नहीं हुए ट्रांसफर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अब ये ट्रांसफर होंगे। ये बने क्या, ये गैमीट्स बने, दे आर गैमीट्स। गैमीट्स है ये, जो अब जब इनके बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ये वापस डिप्लॉयड कंडीशन में आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे दिस इज द डिप्लॉयड कंडीशन, और अब ये 4 सेल्स जो बन गई है ये हैप्लॉयड कंडीशन में आ गई। सो दिस इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ऑल यू कैच दिस थ्योरी? समझ में आ गई थ्योरी? यस मैम। ठीक है, चलिए फिर आगे। एक और एग्जाम्पल है बुक के अंदर पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो एक में जीन को समझाया गया, एक में क्रोमोसोम को समझाया गया। देखो दोनों के दोनों ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, है ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते। तो फिर फर्क क्या है, क्या फर्क है, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये जीन है और ये क्रोमोसोम है? बताओ किस तरीके से डिफाइन करोगे आप? जीन के अंदर जो सेग्रीगेशन होता है ना, वो इंडिपेंडेंटली होता है, एक भी पेयर दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता है। इसके अंदर थोड़ा सा देखो होता तो इंडिपेंडेंट ये भी है, बट इसके अंदर जीन से क्या चेंजेस आते हैं, जीन के अंदर तो टोटली इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन है। इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट बोलेंगे हम, वो ये और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, बाकी ये और ये तो डिपेंडेंट हो जाए। तो वन पेयर इज इंडिपेंडेंट टू अनदर पेयर एंड ऑल द पेयर्स आर टोटली इंडिपेंडेंट इन जीन। ठीक है, वो पूरे के पूरे फ्री, उनको कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जीन है, जीन को क्या मतलब, क्रोमोसोम की तो फिर भी पेयरिंग होगी, क्रोमोसोम की तो पेयरिंग होगी, जीन की थोड़ी ना पेयरिंग होगी। जीन को क्या पता मैं किसके साथ पेयर कर रहा हूँ, क्रोमोसोम तो अपना पार्टनर ढूंढता है, होमोलोगस पार्टनर ढूंढता है। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो वन पेयर को छोड़ करके, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट टू अनदर पेयर, बट इन जीन ऑल on the time of segregation all the pairs are totally independent। ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों के इनहेरिटेंस में। हाँ भाई, जिसको नहीं समझ में आई है ना क्रोमोसोमल थ्योरी, वो बोल दे, क्योंकि क्रोमोसोमल थ्योरी है बड़ी इंपॉर्टेंट। पूरा आपको मियोसिस ही समझाना है, इसके अंदर डिप्लॉयड हैप्लॉयड ही बनाना है। आ गया मतलब सबको समझ में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? ठीक है, नाउ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पे आते हैं अब हम। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, क्या कोई बता सकता है लिंकेज क्या है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज लिंकेज? यस प्रियांशु, मीना, आपको समझ में आया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? यस मैम। बेटा अब कंफ्यूजन नहीं है, अगर तुम्हें जहाँ प्रॉब्लम हो रही है ना वहाँ रोक लेना, क्योंकि अब रिवीजन स्टार्ट हो गया है। मेरे पास सिर्फ 3 चैप्टर बाकी है, ओनली 3 चैप्टर। अब मैं पर्टिकुलर एक एक पर्सन को ढूंढ के रिवीजन नहीं करवा सकती, अब मुझे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी है। तो मेरे
क्लास में 3 बच्चे तो रेगुलर आते हैं, वो तो कर लेंगे, बाकी जाने। यस, सो प्रियांशु शर्मा, क्या है लिंकेज? मैम आवाज गई, क्या बोला प्रियांशु? मीटिंग ही लेफ्ट कर दिया उसने। चलो, लिंकेज मीन्स व्हेन टू जीन्स आर लिंक टू ईच अदर। क्या है लिंकेज? जब दो जीन्स आपस में पास प्लेस रहते हैं, उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो आपस में चिपके हुए हैं, मतलब वो लिंक्ड है। तो ऐसे ही जब जीन्स आपस में पास प्लेस रहते हैं विदाउट एनी डिस्टेंस, दिस कंडीशन इज नोन एज लिंकेज। इसे क्या बोला जाता है? लिंकेज। और ये सारी चीजें किसने समझाई? कि देखो, शटन एंड बोवरी ने जीन और क्रोमोसोम को मिला के इनहेरिटेंस दे दिया, ठीक है। उसने तो क्रोमोसोम दिया था दोनों ने, लेकिन फिर बाद में सबने इसकी कंबाइंड थ्योरी करके उसको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कंसीडर कर लिया। फिर ये आए मॉर्गन साहब, मॉर्गन आ गए। मॉर्गन क्या बोल के गए कि भाई मैंडल तो जीन बता रहा है कि वेरिएशंस आती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। शटन एंड बोवरी कह रहे हैं कि हाँ, क्रोमोसोम्स इनहेरिटेंट होते हैं तो वेरिएशंस आ सकती है, क्रोमोसोम्स इनहेरिटेंट। तो ये बोलता है मैं भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ, और इसने जो चूज किया वो था ड्रोसोफिला। मेलेनोगेस्टर। क्या है ये? ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर क्या है? दिस इज द फ्रूट फ्लाई। अब मेरा क्वेश्चन है, जितेंद्र वर्मा से ये आंसर करेगा, अदरवाइज ये मैसेज करेगा, और नहीं करेगा तो मतलब ये क्लास ज्वाइन करके ऐसे छोड़ दिए इसने। इसमें कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर के अंदर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? क्या जितेंद्र मैम, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर? यस, माय क्वेश्चन टू अर्पित, टाइम पास करो घर पे बैठे बैठे, बहुत बढ़िया। नोटिस आ रहे हैं कि 20, 21 और 21, 22 में जो बच्चे पास होंगे वो किसी के एग्जाम में एलिजिबल नहीं होंगे, तो इससे बेटर है अपना नॉलेज ही बढ़ा लो। हाँ अर्पित, आंसर करो। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर? क्या कर रहे थे बेटा तुम इतने टाइम घर पे? शादी, फंक्शन और व्हाट? और कंप्लीटिंग योर नोट्स? नथिंग, टाइम पास, ट्यूशन लगा रखी है ना? 10 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया। चलो ठीक है, नोट्स कंप्लीट कर लिए, लेकिन उसमें हमने लिखा भी है, मतलब कुछ ना कुछ तो भेजे में गया होगा ना दिमाग के अंदर। मेरे को तो अब इसका आंसर चाहिए, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर?
प्रियांशु से आंसर ही नहीं मांगा था मैंने, उसने आंसर कर दिया। कहां से देखा प्रियांशु, याद था या कहीं से टीपा टापी करी है? अब देखो मैं आपके मैसेजेस रीड करने आती हूँ ना, तब मैं कैमरे से हट जाती हूँ। नोट्स, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? 8 क्रोमोसोम्स। आप सब भी नोट्स बना रहे हो। प्रियांशु, मीना, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर के अंदर कितने नोट्स क्या कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? 8। याद रखना अब इसको, ध्यान है। 8 इज डिप्लॉइड कंडीशन, तो हैप्लॉइड में क्या हो गया? 4। लीस्ट क्रोमोसोम्स के अंदर ये आता है ड्रोसोफिला। ठीक है, आपका जो चैप्टर 1 है उसके अंदर बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया गया है, क्रोमोसोम्स के नंबर। तो वो क्रोमोसोम्स के नंबर याद करो, जितना हो सकता है उनको रटो। हाईएस्ट क्रोमोसोम किसके अंदर है, लीस्ट क्रोमोसोम्स किसके अंदर है। चलो, ये इसने चूज किया था ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। ये आया कि मैं अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा, मैं सारी की सारी जनरेशंस जो है वो देखूंगा कि वेरिएशंस कहाँ आ रही है। तो इसने एक्सपेरिमेंट किया, नो डाउट इसने एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग कैरेक्टर्स के इसने मेल और फीमेल ड्रोसोफिला चूज किए। और जब रिजल्ट इसने देखा तो एक एक्सपेरिमेंट के अंदर देखो, इसके जो क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट आप जब बुक के अंदर देखोगे तो इसने 2 क्रोमोसोम्स बताए, W और M, एक पॉसिबिलिटी के अंदर। दूसरी पॉसिबिलिटी में ये क्या बताता है कि ये क्रोमोसोम जो है इसके अंदर W और M इस तरीके से प्रेजेंट है। कोई भी, ये तो जीन का नाम है, अपन कोई भी नाम दे सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो वो नाम दो। तो जब इसके अंदर उसने देखा प्रोजेनी को, तो उसके अंदर कोई वेरिएशंस ही नहीं आई, बहुत ही लीस्ट वेरिएशंस आई, फ्यू परसेंटेज के फॉर्म में जो है वेरिएशंस डेवलप हुई। ठीक है, मतलब रिकॉम्बिनेशन जो है वो बहुत कम बने, और ये जो वेरिएशंस या रिकॉम्बिनेशन जिसको हम कहते हैं 1.3% के फॉर्म में आई। दीज आर द रिकॉम्बिनेशंस। रिकॉम्बिनेशन होंगे तब भी वेरिएशंस डेवलप होगी। ठीक है, तो इसने बोला ऐसा क्यों होता है, क्योंकि when 2 genes are placed टुगेदर, जब 2 जीन्स आपस में एकदम नजदीक पास पास प्रेजेंट होते हैं विदाउट एनी डिस्टेंस, दिस कंडीशन इज नोन एज लिंकेज। मतलब लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में इसने एक रिलेशन दे दिया कि अगर लिंकेज ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन उतना कम होगा। ठीक है, तो इसके अंदर वेरिएशन बहुत कम, नेग्लिजिबल वेरिएशन है। आप देख सकते हो, देखो डिस्टेंस नहीं है, ना के बराबर है। हाँ बेटा बोलो। मैं एक बार दोबारा बता दूं। दोबारा बताऊं? He said कि when 2 genes are placed together without any distance, जब 2 जीन को पास पास रखा जाता है बिना किसी डिस्टेंस के, या when 2 genes are present near to each other without any distance, there is no chance to get recombinate। वहां पे रिकॉम्बिनेशन के कोई चांसेस नहीं होते, क्योंकि इसके बीच में ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। ये मैंने थोड़ा सा दूर बनाया, अदरवाइज एक ही जीन नजर आता। ये आप समझो ऐसे चिपके हुए जीन है एकदम। अब इनके बीच में क्रोमोसोम के जो फ्रैगमेंट्स है उनका जो अरेंजमेंट है वो चेंज नहीं हो सकता, ये हमेशा साथ साथ चलेंगे। ठीक है, तो जो कैरेक्टर ये पेरेंट्स में शो कर रहे हैं वही कैरेक्टर्स ये आने वाली प्रोजेनी में शो कर रहे हैं। तो कोई चेंजेस हुए ही नहीं, चेंजेस नहीं हुए मतलब रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लिंकेज था। किन के बीच में था? इन 2 जीन्स के
बीच में लिंकेज था। क्यों था? क्योंकि डिस्टेंस नहीं थी। क्लियर? यस मैम। ठीक है, फिर रिलेशन आ गया कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। दूसरी कंडीशन इसने, मतलब इसने क्रॉसेस बहुत सारे करवाए थे, एक में जब इसको लगा कि वेरिएशंस आई नहीं तब इसने लिंकेज दिया। यहाँ पे देखो ये सेपरेट मैंने डिस्टेंस बनाया है प्रॉपर इनके बीच में, मतलब दो जीन के बीच में डिस्टेंस है, मतलब ये इतना फ्रेगमेंट टूट के यहाँ भी लग सकता है या ये इसके आगे भी लग सकता है, या जो दूसरे पेरेंट का है वो उसके साथ जो भी चेंजेस करके आ रहा है वो। तो इसके अंदर नियर अबाउट 67% जो है रिकॉम्बिनेंट नजर आए थे। कैसे रिकॉम्बिनेंट? वो अंदर घुस के तो देखेगा नहीं, उसके सामने जो प्रोजेनी है इसमें वेरिएशंस उसको नजर आए, उसको वेरिएशन नजर आई, मतलब उसने क्या देखा कि मैंने जो कैरेक्टर्स लिए हैं वो दूर दूर प्लेस थे, वो जीन दूर दूर थे, मतलब उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस थी, इसलिए उनके अंदर रिकॉम्बिनेशंस के चांसेस बड़े हैं, या हम कह सकते हैं इनके अंदर लिंकेज कम था। Isn't it clear? तो आपको समझ में आया लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन? ठीक है, रिकॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं है जो हमने मियोसिस में करवाया था भाई, सारे के सारे चेंजेस हो जाते हैं, वो था आपका रिकॉम्बिनेंट। ये 37.5 इसकी परसेंटेज दे रखी बुक में। क्या 37%? अच्छा हाँ, ये मैंने 67 लिख दिया ना, देयर इज अ 37 जो थे वो रिकॉम्बिनेंट मिले थे इसको, और वो 60s के अंदर जो आ रहा है, मतलब 37 के बाद कितने बचे? 64 63 वो पेरेंटल टाइप थे, तो इसके कंपैरिजन में इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा थे। 64% जो रह जाएंगे वो पेरेंट जैसे आए थे, पेरेंटल टाइप। तो आप परसेंटेज के ऊपर मत जाओ, देखो परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं, वो तो आपको बस ये बता रहा है कि इसके अंदर बहुत लीस्ट रिकॉम्बिनेंट बने और इसके अंदर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बने। क्यों बने? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा थी। दूसरी चीज़, अब इसने ये जो कैरेक्टर चूज किए थे, कौन से कैरेक्टर चूज किए थे इसने? बताओ, कौन कौन सी फीमेल या मेल में क्या कैरेक्टर्स देखे थे? येलो बॉडी और कुछ है क्या ऐसा? आंसर करो जल्दी से। वाइट जीन एंड येलो। क्या? वाइट जीन एंड येलो। वाइट आई एंड येलो बॉडी फीमेल थी। किससे क्रॉस करवाया गया इसको? सॉरी, येलो बॉडी एंड वाइट आई फीमेल थी। किससे क्रॉस करवाया गया इसको? ब्राउन बॉडी रेड आई। यस, और रेड आई मेल के साथ। और जब इसने देखा तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बहुत कम नजर आए इसको। ठीक है, जो इस ये प्रोजेनी देख रहा था ना, उसके अंदर वाइट आई और येलो बॉडी वाले जो है वो ज्यादा थे। और जो दूसरा क्रॉस इसने करवाया था जिसके अंदर रिकॉम्बिनेशन आए थे, उसके अंदर वाइट आई और मिनिएचर विंग्स थे, फीमेल के वाइट आई एंड मिनिएचर विंग्स थे। फिर
और जब रिजल्ट देखा तो उसने देखा कि बहुत सारे जो वेरिएंट डेवलप विंग्स में बहुत सारे चेंजेस नज़र आए थे। क्लियर है ना? ये आपका ये थ्योरी है मॉर्गन का और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, क्योंकि इसको आपको थियोरेटिकली लिखना आना चाहिए। जब तक दिमाग में आप इसको थियोरेटिकली फिट नहीं कर सकते आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे रटवाना नहीं है आपको, खुद को जहाँ प्रॉब्लम आएगी आई एम देयर, बट आफ्टर रीडिंग द बुक अगेन यू विल रीड। ठीक है प्रियांशु मीणा, नहीं पढ़ा ना तो देख लेना, अब डंडे मारूंगी बहुत तेज मैं। चलो फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब देखो, अब पढ़ के रखना इनको, ये जो भी आएंगे आपके मेरे जो है क्वेश्चंस आप लोग आंसर करने लायक होने चाहिए। ये हमने डिजीज वगैरह किए, इनका इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन आता है आपको, और पेडिग्री के क्वेश्चंस करेंगे इस बार। ठीक है, मंडे को करवाऊंगी मैं पेडिग्री के क्वेश्चंस, तो पढ़ के रखना डिजीज वगैरह। चलो ठीक है फिर। मैम स्कूल कब से आना है? स्कूल आपके पास मैसेज आ जाएगा वैसे, ये 1 सितंबर से पूरा है खुलने का, मैसेज दे देंगे मैम आपको, कोऑर्डिनेटर मैम या क्लास टीचर मैसेज डाल देंगे। ठीक है, टाइम वगैरह दे देंगे। प्रियांशु क्वेश्चंस अपन एमसीक्यू करेंगे, एक बार ये चैप्टर कंप्लीट कर ले फिर क्वेश्चंस ही करेंगे इसके। ठीक है, चलो फिर बाय। रुको 1 मिनट रुकना, तुम्हारी ये पिक्चर ले लूं मैं। अरे कौन गया? ये प्रियांशु चला गया। ठीक है, लीव कर सकते हो।